गरीबों को कीड़ा मकोड़ा समझने वालों को ईश्वर कौन सा दंड देते हैं। यह कहानी आपकी आंखें खोल देगी। ईश्वर का न्याय बड़ा ही अद्भुत है दोस्तों, उसे समझना बहुत मुश्किल है। ईश्वर जब न्याय करता है तब ना किसी वकील की चलती है, ना किसी रिश्वत की, ना किसी की पैरवी चलती है, ना सिफारिश, ना कोई लॉजिक काम आता है, ना ताकत ना बुद्धि काम आती है, ना कोई हुनर। इसलिए हमें अपने जीवन का प्रत्येक कार्य बड़े ही सोच समझकर करना चाहिए। एक बात याद रखना मित्रों, भगवान हमें वही लौटा दे हैं जो हम देते हैं, दिया है या करते हैं। आज की यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। यह कहानी आपको बताएगी कि जीवन का असली मतलब क्या है। तो चलिए बने रहिए। आज की इस कहानी में महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई इस कहानी को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मित्रों, पुराने दिनों की बात है। किसी शहर में एक डॉक्टर साहब रहते थे। वे पूरे शहर में डॉक्टर चड्ढा के नाम से मशहूर थे। डॉक्टर चड्ढा जाने माने डॉक्टर थे। बहुत पैसा था उनके पास में। शहर में बड़ा सा बंगला बना हुआ था। गाड़ियों से चलने का शौक था। बड़ी दूर दूर से लोग उनके यहाँ इलाज कराने आए करते थे। एक दिन की बात है, संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ का खेल खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। गाड़ी द्वार के सामने खड़ी थी कि तभी दो कहार डोली लिए आते दिखाई दिए। शायद उस डोली में कोई मरीज लेटा हुआ था। डोली के पीछे बूढ़ा आदमी लाठी टेकता चला आ रहा था। वह डोली डॉक्टर साहब के दवाखाने के सामने आकर रुक जाती है। उस बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे बांस की तीलियों से बनी पर्दे के अंदर झांका। ऐसी साफ सुथरी जमीन पर पैर रखते हुए डर लग रहा था कि कोई धड़कन बैठे। डॉक्टर साहब को खड़े देखकर भी उसे कुछ कहने का साहस ना हुआ। डॉक्टर साहब ने अंदर से गरज कर कहा, कौन है, क्या चाहता है? बूढ़े आदमी ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का कई दिन से बीमार है। डॉक्टर साहब ने सिगार जलाकर कहा, कल सवेरे आओ, कल सवेरे देखेंगे, हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। बूढ़े ने घुटने टेककर जमीन पर सिर रख दिया और गिड़गिड़ा हुए बोला, दोहाई है सरकार, लड़का मर जाएगा। हुजूर 4 दिन से आंखें नहीं खोली है। डॉक्टर चड्ढा ने अपनी कलाई पर नजर डाली, घड़ी में देखा केवल 10 मिनट का समय और बाकी था। गोल्फ स्टिक खूंटी से उतारते हुए बोले, कल सवेरे आओ, कल सवेरे या हमारे खेलने का समय है। बूढ़े ने पगड़ी उतार कर चौखट पर रख दी और रोकर बोला, हुजूर एक निग देख लेते तो बड़ी कृपा हो जाती, बस एक निगाह देख लो, लड़का हाथ से चला जाएगा। हुजूर 7 लड़कों में यही एक बचा है। हुजूर हम दोनों रो रो कर मर जाएंगे, सरकार आपकी बढ़ती हुए। मित्रों, बूढ़ा मेहनत करता रहा लेकिन डॉक्टर साहब का हृदय नहीं पसीजा। उनके यहाँ तो ऐसे उजड़ देहाती लोग, मैले मटमैले कपड़े वाले प्रायः रोज आया करते थे। डॉक्टर साहब उनके स्वभाव से खूब परिचित थे। कोई कितना ही कुछ कहे पर वे अपनी ही रट लगाते जाएंगे, किसी की सुनेंगे ही नहीं। डॉक्टर चड्ढा धीरे से पर्दा उठाते हैं और बाहर निकलकर मोटर की तरफ चले जाते हैं। बूढ़ा यह कहता हुआ उनके पीछे पीछे दौड़ा, सरकार बड़ा धर्म होगा, हुजूर दया कीजिए, बड़ा दन दुखी हूँ, संसार में कोई और नहीं है। मगर डॉक्टर साहब ने उसकी ओर मुंह फेर कर भी नहीं देखा। वह अपनी गाड़ी पर बैठकर बोला, कल सवेरे आना, तब देखेंगे। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चला गया। बूढ़ा आदमी कई मिनट तक मूर्ति की भांति खड़ा रहा। दोस्तों, संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे, अपनी हंसी मस्ती के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को देखकर लगता है कि उनके अंदर दया नाम की कोई चीज नहीं होती है। ऐसे लोग दुनिया को उस चश्मे से देखते हैं कि अगर अपना पेट भरा है तो सबका पेट भरा मालूम पड़ता है। स्वयं सुखी है, स्वयं के शरीर में कोई पीड़ा नहीं है तो सबके शरीर में पीड़ा नहीं मालूम पड़ती है। मित्रों, आज डॉक्टर चड्ढा अनसुनी करता हुआ वहां से चला गया। वो बूढ़ा आदमी टकटकी लगाकर डॉक्टर की मोटर गाड़ी को देखता रहा। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई देती रही वो खड़ा टकटकी लगाए उसकी ओर ताकता रहा। शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब के लौट आने
की उम्मीद थी। जब काफी देर हो गई तो फिर उसने कहारों से डोली उठाने को कहा। डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। चारों ओर से निराश होकर वो डॉक्टर चड्ढा के पास आया था, क्योंकि डॉक्टर चड्ढा की बड़ी तारीफ सुनी थी कि यहाँ से निराश होकर फिर वह किसी दूसरे डॉक्टर के पास नहीं जाता था। लेकिन आज उस डॉक्टर ने केवल अपनी हंसी मस्ती के आगे किसी की जान की परवाह नहीं की। मित्रों, उसी रात उस बूढ़े का हंसता खेलता वह 7 साल का बालक अपनी बाल लीला समाप्त करके इस दुनिया से चला गया। बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही एक आधार था। इसी का मुंह देखकर वह जीते थे। उस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात भाए भाए करने लगी। बुढ़ापे की विशाल ममता टूटे हुए हृदय से निकलकर अंधकार के आग स्वर से रोने लगी। अब उस बूढ़े और उसकी बूढ़ी पत्नी के जीवन में किसी चीज की उम्मीद नहीं बची थी। उम्मीद थी तो सिर्फ अपनी मौत आने की। धीरे धीरे वक्त का पहिया आगे बढ़ा। उस दिन की घटना उस बूढ़े के हृदय में दफन थी। कई साल गुजर गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया, लेकिन इसके साथ ही अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी की, जो एक साधारण बात थी। यह उसके नियमित जीवन का आशीर्वाद था कि 50 वर्ष की अवस्था में उसकी चुस्ती और फुर्ती युवकों को भी लज्जित करती थी। उनके हर एक काम का समय नियत था। इस नियम से वह जो भर भी नहीं टलता था। बहुत से लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन उस समय करते हैं जब गहो जाते हैं। डॉक्टर चड्ढा उपचार और संयम का रहस्य खूब समझता था। उनके केवल 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। तीसरी संतान नहीं थी, इसलिए श्रीमती चड्ढा भी अभी जवान ही मालूम पड़ती थी। लड़की का तो विवाह हो चुका था, लड़का कॉलेज में पढ़ता था। वही एक अपने माता पिता के जीवन का आधार था। देखने में बड़ा खूबसूरत था। बड़े में कितनी भीड़ लग जाएगी, भीड़ को देखकर सांप कितने चौंक जाएंगे और रात के समय उन्हें छेड़ना कितना बुरा लगेगा। इन बातों का उसे जरा भी ध्यान नहीं था। कैलाश ने कहा, नहीं नहीं, मैं कल दिखा दूंगा। इस वक्त अच्छी तरह भी दिखा भी तो ना सकूंगा, कमरे में तिल रखने को भी जगह नहीं है। तभी एक महाशय ने छेड़ कर कहा, अरे कैलाश, दिखा क्यों नहीं देते? बेचारी को जरा सी बात के लिए इतना टालमटोल कर रहे हो, देखो ना कितने प्यार से कह रही है। दूसरे महाशय ने और रद्दा चढ़ाते हुए कहा, अरे साहब, वो इतनी सीधी और भोली है, तभी तो आप इतना मिजाज दिखा रहे हो। दूसरी कोई सुंदरी होती तो इसी बात पर बिगड़ कर खड़ी हो जाती। तीसरे साहब ने मजाक उड़ाया, अरे वो तो बोलना ही छोड़ देती। तभी उस युवती ने देखा कि यह लोग उस पर रंग चढ़ा रहे हैं, तो वो बोली, आप लोग मेरी वकालत ना करें, मैं खुद अपनी वकालत कर लूंगी। मैं इस वक्त सांपों का तमाशा नहीं देखना चाहती, चलो छुट्टी हुई। इस पर मित्रों ने ठट लगाया। एक साहब बोले, देखना तो आप सब कुछ चाहती हैं, पर कोई दिखाए तभी तो। इतनी बात सुनकर मिलनी कुछ लज्जित सी हुई। कैलाश को अपनी प्रेमिका की झप हुई सूरत को देखकर मालूम हुआ कि इस वक्त उनका इनकार वास्तव में उसे बुरा लगा है। इधर जय ही प्रीति भोज समाप्त हुआ और गाना शुरू हुआ। उसने मिलनी और अन्य मित्रों को सांपों के दरबे के सामने ले जाकर मेहर बजाना शुरू किया। फिर एक एक खाना खोलकर एक एक सांप को निकालने लगा। वाह, क्या कमाल था! ऐसा जान पड़ता था कि वे कीड़े उसकी एक एक बात, उसके मन का एक एक भाव समझते हैं। किसी को उसने उठा लिया तो किसी को गर्दन में डाल लिया, किसी को हाथ में लपेट लिया। मिलनी बार बार मना करती रही कि इन्हें गर्दन में ना डालो, दूर ही से दिखा दो। कैलाश की गर्दन में सांपों को लिपट देखकर उसकी जान निकली जाती थी। वह पछता रही थी कि मैंने व्यर्थ ही इनसे सांप दिखाने की जिद की, मगर कैलाश एक नहीं सुन रहा था। प्रेमिका के सम्मुख अपने सर्प कला का प्रदर्शन का ऐसा अवसर पाकर वह कब चूकने वाला था। एक मित्र ने कुछ व्यंग में कहा, जरूर इन सांपों के दांत तोड़ डाले होंगे। यह सुनकर कैलाश हंसकर बोला, अरे भाई, दांत तोड़ डालना मदारिया का काम है, सर्पों में किसी के दांत नहीं तोड़े गए, कहिए तो दिखा दो। इतना कहकर उसने एक काले सांप को पकड़ लिया और बोला, मेरे पास इससे बड़ा और जहरीला सांप दूसरा नहीं है। अगर किसी को काट ले तो आदमी आनन फानन में ही मर जाता है, लहर भी ना आए इसके काटे पर, मंत्र भी काम नहीं करता है, कहो तो इसके दांत दिखा दूं। मिलनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं नहीं कैलाश, ईश्वर के लिए इसे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ।
इतने में एक दूसरे मित्र ने कहा, मुझे तो विश्वास नहीं आता, लेकिन तुम कहते हो तो मान लूंगा। कैलाश ने सांप की गर्दन पकड़कर कहा, नहीं साहब, आप आंखों से देखकर जाइए, दांत तोड़कर बस में किया तो क्या किया, सांप बड़ा समझदार होता है। अगर उसे विश्वास हो जाए कि इस आदमी से मुझे कोई हानि नहीं पहुंचेगी तो वह उसे हरगिज नहीं काटेगा। मिलनी ने जब देखा कि कैलाश पर इस वक्त भूत सवार है तो उसने यह तमाशा ना करने के विचार से कहा, अच्छा भाई अब यहाँ से चलो, देखो गाना शुरू हो गया है, आज मैं भी कोई चीज संगीत सुनाऊंगा। पकड़कर चलने का इशारा किया और कमरे से निकल गई, मगर कैलाश विरोधियों का शंका समाधान करके ही दम लेना चाहता था। उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई, इतनी जोर से दबाई कि उसका मुंह लाल हो गया, देह की सारी नसें तन गई। सांप ने अब तक उसके हाथों ऐसा व्यवहार नहीं देखा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह मुझसे क्या चाहता है। उसे शायद भ्रम हुआ कि यह मुझे मार डालना चाहता है, अतः वो आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया। कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबाकर मुंह खोल दिया और उसके जहरीले दांत दिखाते हुए बोला, जिन सज्जनों को शक हो वो आकर देख ले, आया विश्वास या अब भी कुछ शक है। मित्रों ने आकर उसके दांत देखे और चकित हो गए। प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने संदेह को कहाँ स्थान था। मित्रों का शंका निवारण करके कैलाश ने सांप की गर्दन ढीली कर दी और उसे जमीन पर रखना चाह रहा था, पर वह काला सर्प तो क्रोध से पागल हो रहा था। गर्दन नरम पड़ते ही उसने सिर उठाकर कैलाश की उंगली में डस लिया और वह वहां से भाग गया। कैलाश की उंगली से टप टप खून टपकने लगा। उसने जोर से उंगली दबा ली और अपने कम की तरफ दौड़ा। वहां मेज की दराज में एक जड़ी रखी हुई थी, जिसे पीसकर लगा देने से घातक विष भी रफू हो जाता था। मित्रों में हलचल पड़ गई, बाहर महफिल में भी खबर पहुंच गई। डॉक्टर साहब घबरा कर दौड़ पड़े। फौरन उंगली की जड़ कसकर बांधी गई और जड़ी पीसने के लिए दी गई। डॉक्टर साहब जड़ी से सहमत नहीं थे, वह उंगली का डसा भाग नस्तर से काट देना चाहते थे, मगर कैलाश को जड़ी पर पूर्ण विश्वास था। मिलनी पियानो पर बैठी हुई थी, सुनते ही वह भी दौड़ी हुई आई और कैलाश की उंगली से टपकते हुए खून को रुमाल से पोंछने लगी। जड़ी पीछ जाने लगी, पर उसी एक मिनट में कैलाश की आंखें झमक लगी, ओठों पर पीलापन दौड़ने लगा, यहाँ तक कि वह खड़ा ना रह सका, फर्श पर बैठ गया। सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ। इतने में जड़ी पीस कर आ गई। मिलनी ने उंगली पर लेप किया। 1 मिनट और बीता। कैलाश की आंखें बंद हो गई, वो लेट गया और हाथ से पंखा लाने का इशारा किया। मां ने दौड़कर उसका सिर गोद में रख ली और बिजली का टेबल फैन लगा दिया। डॉक्टर साहब ने झुककर पूछा, कैलाश कैसी है तबीयत बेटा? कैलाश ने धीरे से हाथ उठा दिया, पर कुछ बोल ना सका। मिडली ने करुण सुर में कहा, क्या जड़ी कुछ असर नहीं करेगी? डॉक्टर साहब ने सिर पकड़कर कहा, क्या बताऊं मैं, इसकी बातों में आ गया, अब तो नस्तर से भी कुछ फायदा नहीं होगा। आधे घंटे तक यही हाल रहा। कैलाश की दशा प्रतिक्षण बिगड़ती जाती थी, यहाँ तक कि उसकी आंखें पथरा गई, हाथ पांव ठंडे पड़ गए, मुख की कांति मलिन पड़ गई, नाड़ी का कहीं पता नहीं था। मौत के सारे लक्षण दिखाई देने लगे। घर में कोहरा मच गया। मिलनी एक और से पीटने लगी। माँ अलग